तो अब आइए आप कि जाएगा कहाँ ये सारा। मैं आपके लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जी मैं कहता हूँ ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनू के ठा करके 4 बंदे लैके 5 बंदे जोड़े चाहिए ने लैके वोट पा के मुहरा ला के कहन हो गया जी, और बाकी कानून भी कर देंगे जी करता। अब आपका ख्याल है मसला हल हो गया? नहीं, बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो, वो 3 जज जी या 2 जज इधर एक उधर, या तो सुओ मोटो स्टे कर देगा कि हम सुनेंगे, उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक, या पीटीआई चली जाएगी वो कोई हाँ ठीक सुओ मोटो, या वो कोई या वो ये कहेंगे आपने तो तौहीन कर दी, हमने आपको क्लैरिफिकेशन भी की है। हाँ इलेक्शन कमीशन को ही अगर हाँ अब वो इलेक्शन कमीशन के पीछे जाएंगे ना, फिर पार्लियामेंट के ऊपर तो तौहीन हो नहीं सकती, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो सकती है। मगर इलेक्शन कमीशन ने तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं की, वो तो पार्लियामेंट के खाते में फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है हाँ आपने किया तो है, वजाहत तो की है, मगर हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। हाँ जाहिर है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो अभी भी इलेक्शन रखा हुआ है ना उन्होंने, पेंडिंग है। हाँ उन्होंने कहा जी वो तो हमने फैसला नहीं किया तो ये मामला के चेयरमैन कौन है और कौन नहीं है ये तो वो हवा में है ना, वो तो कहते हैं हमने तो ये जरूर किसी को लिखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, मगर ये तो नहीं मतलब कि हम मानते हैं वो है और कोई नहीं था तो हमने उधर लिख दिया। मगर जब तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला जो हमने देना है वो नहीं होगा तो उस वक्त तक चेयरमैन कौन होगा हमें नहीं पता। हम तो पहले एक्सेप्ट करें कि जो इलेक्शन हुए उसको सही हुए, वो तो हमने फैसला नहीं किया। मगर क्योंकि आपका हुक्म था कि ये 40-41 जो भी हैं इनको अब माना जाए एस पीटीआई, तो हमने आपको हुक्म की तामील तो कर दी, मगर वो डजंट मीन के वो कानून बन गया है। हमने इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन मांगा था आपसे, वजाहत मांगी और थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कहीं वजाहत चाहिए हो तो हमारे पास आ जाए। तो अब वो कहेंगे कि जी ठीक है आपने वजाहत कर दी, मगर हमारा मसला तो अभी भी है। ये तो वजाहत हो गई, मगर हमारा मसला ये है कि ये पार्टी है भी कि नहीं। हमने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं माने, इसका मतलब अगर वो नहीं माने तो चेयरमैन नहीं माना। कौन है चेयरमैन? गौहर साहब है या कौन है, या इमरान है या कौन है? तो इसलिए वो तो मामला रह गया। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो ये मामले सारे फिर कानूनी हैं, ठीक है, मगर पीछे सियासत है। अच्छा अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो 8 जज हैं ये कह सकते हैं कल कि इलेक्शन कमीशन फिर तंग कर रहा है हमें, हम इनको बुला रहे हैं, हम इनको कंटेम्प्ट में घूम कि ये फिर डिले करें। इसमें लिखा है कि आप सोची समझी जानबूझ के आप डिले ताखीर कर रहे हैं, आप जान के कर रहे हैं, आपकी नीयत खराब है जी। तो उससे तो आप इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख दिया जी। मगर इलेक्शन कमीशन भी ढीठ है ना, वो कहती है नहीं वो थोड़ी गल अपनी जगह तो साडी गल भी तो है ना कि असी तो हली मनिया ही कोई नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हो इनके लिए। तो ये तो उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट से ठक योर कंटेम्प्ट आईनी इदारे पे लगा देंगे। क्यों नहीं? As I said, only Parliament is exempt. All others are subject to Supreme Court contempt powers. सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म हो सकती है, जो चाहे पार्लियामेंट कर ले उसको सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट में नहीं ले सकता, आंसरेबल नहीं है। मगर कानून जो वो बनाते हैं 90-95% कानून जो है वो चैलेंज अगर हो भी जाए तो आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्लियामेंट जो करती है ठीक है अपने विजडम में की है। यहाँ क्या इशू बना हुआ है? यहाँ सियासत बनी हुई है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये काजी फायज ईसा साहब चले गए और अगला कोई चीफ जस्टिस आ गया तो ये भी इशू खड़ा हो जाएगा। पीटीआई इसको भी खोलेगी। पीटीआई ने खुद कहा था कि 2 महीनों खोलेंगे, के बाद इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर करेंगे, पार्लियामेंट को इलीगल। ख्वाजा आसिफ इसी खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शन खुल जाएगा। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझें कि आपने इन्होंने कर दिया, अच्छा जिसे कहते हैं तिका मार के अखा बंद करके थोड़ी ऐसी नहीं अन्ने वाह वो पास हो गया, डर थम पास हो गया, मुबारक हार पाओ जी। सुप्रीम कोर्ट चेंबर जाके 8 जज कहने नहीं मनते ऐसी। अच्छा क्या चुप कर जाएंगे? नहीं अभी तक तो ऐसे लगा नहीं, टाइमिंग बड़ी चुप नहीं कर सकते ना, बहुत आगे चले गए वो। अगर ये आज ना करते तो फिर भी चांस था कि कोई पीछे हट सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के ये जज बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। उधर से अब पार्लियामेंट इस मूड में है कि अगर तुसी इन्नी अगे चले गए तो असी भी फिर हम रेड लाइंस क्रॉस कर देने, ठीक है। तो वो भी रेड लाइन अब क्रॉस करने जा रहे हैं इस अमेंडमेंट के साथ, ये करेंगे ये। अच्छा उसको सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिक्लेयर करेगा, ये मेरी प्रेडिक्शंस नोट कर लें आप। जब भी उसको इलीगल डिक्लेयर करेगा पार्लियामेंट उसकी बात नहीं मानेगी, ये भी सुन ले मेरी बात। पार्लियामेंट कहेगी जाओ जाके कुड़ियाँ उड़ाओ, सी नहीं गल मनते थोड़ी, क्योंकि इम्प्लीमेंट ऑर्डर किसने करना है? इम्प्लीमेंट ऑर्डर हमेशा सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव करती है, एग्जीक्यूटिव अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड द पार्टीज हु रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। तो अगर वो ये कहते हैं ऐसे है और ये जज कहते हैं नहीं है ऐसे, तो क्या होगा? रस्सा कशी का क्या अंजाम होगा? There's a huge
एंड डेंजरस क्लैश कमिंग, इट्स इन द मेकिंग। वो शुरू हो गया, वो बोथ साइड्स ने तलवारें निकाल ली हैं। ये 8-9 जजेस ने या 7-8 जजेस ने निकाल ली हैं, उधर पार्लियामेंट ने, उधर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, और उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जो कह रही है करो करो करो। सेनेट में तकरीरें सुन लें आप 63A पे। और आज आपने सुन ही लिया कि बिलावल भुट्टो साहब भी बोल पड़े, जो पहले इधर आ नहीं रहे थे, आज बिलावल भुट्टो साहब भी बोल पड़े। वो तो कल ट्वीट पे उनको काफी गुस्सा था। तो जाहिर है उन्होंने अब खड़ा अपना स्टांस दिखा दिया ना, मैं तो आर्मी चीफ के साथ खड़ा हूँ, ये कह दिया ना उन्होंने, वजाहत दें इस पर। तो क्लियर होगी बात। अब ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, ये बाद में आते हैं इसके। हाँ, ये अलग मैं इस पहले वाले इशू को खत्म बिल्कुल ऐसे ही है। तो आयशा ऐसे है कि अगर ये करते हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूँ, नहीं मानेगा इसको, अच्छा, फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा बताएं। अगर वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई इकदाम करते हैं, जो उन्होंने अपने इस वजाहत में कहा भी है कि आपको नताइज का सामना करना पड़ सकता है, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ाई होगी। क्योंकि अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, और उस लड़ाई का बेसिस यही है कि पार्लियामेंट भी डिवाइडेड है जी, पीटीआई बैठी हुई है और इधर पीटीआई के हामी बैठे हुए हैं जजेस, तो इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी बिटवीन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑन वन साइड, एंड पार्लियामेंटेरियंस बिलोंगिंग टू पीटीआई एंड जजेस, सम मेजॉरिटी जजेस ऑन द अदर साइड। तो उससे एक बहुत क्राइसिस सिचुएशन हो जाएगी। उस क्राइसिस सिचुएशन को लीगली आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो लीगल डेडलॉक की वजह से ये क्राइसिस होगी। वही तो नजर आ रहा है। तो फिर क्या होगा? अपनी इंटरप्रिटेशन है। फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट इन जजेस के ऑर्डर्स नहीं ओबे किए जाएंगे, नहीं ओबे किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, वो कर देंगे, वो कहेंगे हो गया। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जो सारे जो एक अमेंडमेंट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट को के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको काबू करने के लिए होंगे ना, तो फिर ये होगा कि काजी फायज ईसा साहब एक्टिव होंगे, वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस विद फुल पावर्स। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, ये 3 जजेस वाला ये फारग हो जाएगा, वो बैक टू 1 हो जाएगा। जी। फिर वो अपने जजेस बनाने, अपने बेंचेस बनाने शुरू कर देंगे, ताकि ये कंट्रोल में आए सारा कुछ। बिल्कुल। और ये जो रेबेलियन हो रही है ये फारग हो जाए। और इसी तरीके के साथ अगले 17 से 6 जजेस और डजन करके अंदर आ जाएंगे और वो आके बैठ जाएंगे, और उनमें से 3-4 जो हैं वो काजी साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। पहले 4-5 उनके साथ हैं, मेजॉरिटी काजी साहब को हो जाएगी जी, काजी साहब को भी टर्म मिल जाएगी, सब जजेस को मिल जाएगी, और मेजॉरिटी जो है काजी साहब के साथ खड़ी हो जाएगी, और काजी साहब के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे। ये बाकी जजेस जो ये नहीं मानेंगे। अब आइए ना, ये कहेंगे नहीं मानते हम ये, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट with the power of the executive and the government will be on one side, and Supreme Court के 8 judges come without any power, क्योंकि पावर होती है जो एक्सिक्यूट हो सके, कहने के साथ पावर नहीं होती। अगर आप कुछ बात कहते हैं और उसको एक्सिक्यूट नहीं कर सकते, वो कोई उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो फिर ये 8 जजेस जो हैं ये कैसे रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में? आप मुझे बताएं, कैसे रह सकते हैं? जब आप नहीं रह सकते फिर आप रास्ता लेते हैं ना अपना, जब आपकी बात ना मानी जा रही हो तो रास्ता तो आपका बंद हो गया ना, आप तो फारग हो गए, माइनॉरिटी रह गए आप। हाँ। तो उसके वक्त या तो ये रिजाइन करें, घर जाएं, वही ना रास्ता लेते हैं, जैसे जाजुल एहसन की तरह, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरह। तो फिर या इनमें से कुछ लोग घर चले जाएंगे और बाकी चुप करके बैठ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। और तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ये एक और अमेंडमेंट में एक ऑप्शन है कि नई एक और आईनी अदालत का क़याम, जिसमें एक और चीफ जस्टिस होगा, फिर वो मुकदमात निपटाया करेगा। क्या इस तरह से इस तूफान को काबू किया जा सकता है? वो भी सोच चल रही है। हाँ। कि ये सारे मामले जो हैं हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं जी, ये सारी चीज़ ही छोड़ दें। हाँ। अमेंडमेंट करें कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अच्छा। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट कर दिया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज़ देखता है ना, क्रिमिनल केस भी देखता है, फाइनेंशियल केस भी देखता है, हर किस्म की चीज़ देखता है जी। तो एक कोर्ट, इस कोर्ट को बाइफरकेट करके एक नया कोर्ट बना लिया जाए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जी। तो देखिए ना, उसको तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। वो कैसे रोकेंगे उसको? वो उसके ऊपर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का हक है। हाँ। अगर अमेंडमेंट, मगर प्रॉब्लम यही आएगी कि उसको भी रोक देगा ये 8 जजेस। अच्छा। वो कहेंगे आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अमेंडमेंट जो है वो गलत हुई है, वो नहीं कर सकते, आपका वोट ही नहीं है वो अमेंडमेंट के लिए। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ज़रिए अपने मकासद पूरे करने या इस अमेंडमेंट के ज़रिए पूरे करने, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस रोक देंगे। और जब वो रोकेंगे तो वो ऑर्डर करेंगे, रुक गया, पार्लियामेंट कहेगी सॉरी हो गया, आई एम स्कैर्ड। ये
These are not legal matters anymore. ये अब बहुत बड़ी political clash आ रही है और उस political clash में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये गवर्नमेंट जो है ये मुश्किल में, इसके लिए ऑर्डर्स क्या हैं इसके? ऑर्डर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द डे आर डू दिस और गो होम. डू और डाई नहीं, डू और डाई तो वो तो सारी है, डू और डाई ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ सारे वो इमरान खान ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ डू और डाई वाली ਗੱਲ है कि if you can't do this amendment and can't tackle this issue then step aside. हम फिर खुद ही कर लेंगे. तो ये ख़तरा है, इसलिए पसूड़ी पे ये जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड. ठीक है. और मुझे यही डर लगा हुआ है कि ये जो क्लैश है इट्स क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड और ये क्लैश में माई सेंस इज़ वी विल ऑल बी लूजर्स. ना पार्लियामेंट जीतेगी ना सुप्रीम कोर्ट जीतेगा. इन द लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं जीतेगी. लगेगा कि शॉर्ट टर्म में जीत गई है बट लॉन्ग टर्म में नहीं. एंड द मेन लॉस विल बी well the countries because ये instability बढ़ाएगी. and I'm afraid ऐसे ऐसे एरियाज़ में हम निकल जाएंगे जहाँ हमें खुद नहीं पता कि वहाँ क्या होगा, क्या रिएक्शन आएगा आवाम का, लॉयर्स का, पीटीआई का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का वगैरह वगैरह, IMF का एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दीज आर अनचार्टेड वाटर्स. बट ये अब लीगल प्रॉब्लम नहीं रहा. ठीक है. दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू. ये सारे जो लोग लीगल कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता और पार्लियामेंट ऐसे नहीं कर सकती, ये कानूनी बारीकियां जो है ना दे आर इररेलेवेंट. ऑल आउट वॉर इस वक्त. इट्स ऑल आउट वॉर. ओके. और वॉर के अंदर सब जायज़ है. एंड लव ऑफ कोर्स. ये तो आप हुस्ने ज़न के लिए लव नहीं रही या ज़ेबे दास्तान के लिए कह दिया. हाँ, मैंने कहा रिकॉर्ड ज़रा क्लियर हो जाए. बहरहाल आई एम अफ्रेड वी आर हेडेड फॉर अ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड क्लैश ऑफ अनइमेजिनेबल प्रोपोर्शंस. कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल भी है. नहीं तो है ही हर तरह का है. इट इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस एसेंस में अपने. इट इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस. ओके. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तो मामला आसान था क्योंकि तशरीह करनी है आपने कुछ पॉइंट्स की, लेकिन जब अपनी अपनी सियासत इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उसके बाद नतीजा यूँ निकलता है कि पता नहीं होता गेम किस डायरेक्शन को जाएगी एंड हु विल हैव द लास्ट लाफ. मुझे तो हंसने से मना किया गया है, लेकिन फिर बहुत से लोग इस वक्त आए कानूनी इश्यूज पे फंसे हुए हैं. छोड़ दें. कानून इज व्हाट पार्लियामेंट सेज इट इज एंड कानून इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज. और अगर वो आपस में एग्री नहीं करते देन वी आर इन ट्रबल. फिर कानून का मामला नहीं है, सियासत का मामला है. हाँ, इतनी सी बात में है सारा पैगाम.